नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे देश के उन 5 राज्यों के बारे में जहां अगले महीने विधानसभा का चुनाव होना है। 4 मई को 5 राज्यों का चुनाव का परिणाम निकल कर आएगा, तो पता चलेगा कि इन 5 राज्यों में सरकारें किसकी बनी। उससे पहले लगातार चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर जगह चुनाव परिणाम के अटकलें लगाए जा रहे हैं। हर जगह यह बताया जा रहा है कि फलाने पार्टी के पक्ष में बेरोजगारी का मुद्दा उसके पक्ष में काम करेगा या किसी के विपक्ष में काम करेगा। सब जगह ये बातें कही जा रही है कि फ्री बीज जो सरकार की योजनाएं हैं उसका क्या असर होने वाला है, उसका असर चुनाव के परिणाम पर पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। मेरा मानना यह है मित्रों, आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा, कि सबसे बड़ा मुद्दा जो भारत में चुनाव की राजनीति को प्रभावित करती है, और विशेषकर इस बार इन पांचों राज्यों में जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो कारण है वोट बैंक। और ये वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है। कई लोग कहते हैं कि तमिलनाडु में एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन से ये वोट बैंक की ताकत को समझना चाहिए कि अभी जिस प्रकार से इस बार तमिलनाडु के चुनाव के लिए एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन लगातार 6 महीने से एक नैरेटिव तैयार करने का प्रयास तमिलनाडु में किया है एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन पिता पुत्र ने। उससे पूरे देश की राजनीति को समझने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो शोधार्थी हैं, उनको सीखना चाहिए कि भारत में संख्या बल का भ्रम कुछ नहीं होता है। संख्या बल का भ्रम मतलब तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है मित्रों जहां पर कि हिंदुओं की आबादी 88% है। 88% हिंदू आबादी है। मुसलमानों की आबादी मात्र 6% है। लेकिन सिकंदर शाह के मजार पर मुसलमानों को चादर चढ़ाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वहीं पर हिंदुओं को वहीं पर कार्तिकेय दीपम जलाने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद नहीं है कि मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दिया हिंदुओं के पक्ष में, लेकिन फैसला देने वाले जज पर महाभियोग चलाने की बात कर रही है कौन? डीएमके। मित्रों, 88% जो तमिलनाडु में आबादी है वो वोट बैंक नहीं है, लेकिन वो 6% जो आबादी है मुसलमानों की, वो वोट बैंक है। कैसे? इसको इस प्रकार समझिए मित्रों। अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो मामला चल रहा है, अब देखिए उसमें कि तमिलनाडु में 6% आबादी है, केरल में ठीक है 26% मुसलमान आबादी है, पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूं, असम में 34% मुस्लिम आबादी है। हर जगह आंकड़े अलग अलग हैं। सबसे कम आबादी है तमिलनाडु में मुसलमानों की। लेकिन तमिलनाडु में भी चुनावी मुद्दा ईरान इजराइल लड़ाई चुनावी मुद्दा है। ईरान इजराइल का जो विवाद है, आयतुल्लाह खामनेई का मारा जाना, उस पर एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन मोदी से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि भाई भारत को ईरान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। उस ईरान के पक्ष में जब कश्मीर में के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार विवाद की स्थिति आई तो ईरान ने भारत का विरोध किया। इसके बावजूद एमके स्टालिन पूछ रहे हैं कि भाई खामनेई के समर्थन में, खामनेई के हत्या के बाद भारत सरकार ने क्यों नहीं निंदा की। केवल और केवल उस 6% से भी कम जो मुस्लिम मतदाता हैं तमिलनाडु में, उसको वोट पाने के लिए वो आबादी भटके नहीं, इसके लिए सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन दीपू चंद्र दास बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ जो कुछ भी हुआ, उस पर एमके स्टालिन ने सवाल नहीं पूछा, उदयनिधि स्टालिन ने सवाल नहीं पूछा। उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन जैसे लोग लगातार हिंदी का विरोध, लगातार हिंदुत्व का विरोध, लगातार सनातन का विरोध करते आ रहे हैं कि इसमें उत्पीड़न होता है इसमें। लेकिन कभी ये सवाल हुआ
कि नहीं इस्लाम के अंदर कितनी, देखिए कोई भी संस्कृति, मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम खराब है या हिंदू तो अच्छा है, ये एक अलग विषय है, अलग मुद्दा है। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी जो सभ्यता होती है, कोई भी जो संस्कृति होती है, कोई भी जो पंथ है, हर के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है संस्कृति, दूसरा होता है विकृति। ठीक है, तो आप एक के संस्कृति का प्रचार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ठीक है। अब इस्लाम के गुणों की प्रशंसा MK स्टालिन ने किया, उदयनिधि स्टालिन ने किया, सार्वजनिक रूप से किया, कोई भी बात नहीं है, करना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले हर व्यक्ति को समाज के हर परंपरा संस्कृति के प्रति श्रद्धावनत होना चाहिए। लेकिन वही नेता, वही उदयनिधि स्टालिन, वही MK स्टालिन जब हिंदुत्व और सनातन की तुलना कोरोना, मलेरिया, डेंगू से करता है, तो फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदुओं के वोट की ताकत, औकात कितनी है। हिंदू वोट की औकात कितनी है? हिंदू वोट की औकात 88% तमिलनाडु में जो हिंदू वोट है उसकी कोई औकात नहीं है। इसलिए औकात नहीं है कि हिंदुओं को 88% लोगों को के धर्म को वैसे ही तुलना की जाती है, किससे? तो डेंगू, मलेरिया, माने बिच्छू, ऐसे ही चीजों से तुलना होती है। तो आप अनुमान लगा लीजिए मित्रों, तमिलनाडु में चलिए आबादी 5%, 6% है मुसलमानों की। आप आइए चलिए बंगाल में, पश्चिम बंगाल का चुनाव, पश्चिम बंगाल में मित्रों, पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू आबादी है। फिर भी क्या आप बताइए कि 70% हिंदू आबादी के अनुसार, हिंदू आबादी के पसंद के अनुसार वहां सरकारें बनती है? नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं मित्रों, उसके आधार पर पश्चिम बंगाल के दलितों ने लगभग 70% बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। 54% आदिवासियों ने वोट डाला बीजेपी के पक्ष में, 52% ओबीसी ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला, जनरल कैटेगरी के लोग 39% लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। लेकिन चूंकि मुसलमानों का 90% वोट मायावती को मिला, ममता बनर्जी को मिला, क्षमा प्रार्थी हूं, ममता बनर्जी को मिला, इसलिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। मतलब मुख्यमंत्री 30% की पसंद का मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में बनेगा, इसलिए कि वो 30% आबादी मजबूत वोट बैंक है। यह सबसे बड़ी बात है। केरल में क्या हुआ? केरल में लगातार कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में 18 सीटें, 19 सीटें जीती है, चाहे वो 2019 हो, 2024 हो। कारण क्या है? किसके वोट से जीती है 18 या 19? आप आंकड़े निकालिए। क्या वो वोट इझावा का था? क्या वो वोट नायर समुदाय का था? क्या वो वोट नादर का था? क्या वो वोट दलितों का था? क्या वो वोट नंबूदरी ब्राह्मणों का था? नहीं था। किसका वोट था? संगठित समाज का वोट था, संगठित वोट बैंक का वोट था, संगठित वोट बैंक का वोट था वो। इसीलिए केरल में 18-19 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था मित्रों? 2021 में विधानसभा चुनाव में यह हुआ था कि उसी के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई थी कि नहीं, किसी भी कीमत पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थक UDF कांग्रेस को चुनाव नहीं जीतने देना है। इसीलिए वामपंथी पार्टियां अलोकप्रिय होने के बावजूद 2021 में चुनाव जीतने में कामयाब हो गई थी। असम में क्या हुआ था 2021 में, या 2016 से ही कहिए आप, क्या हो रहा है असम में? असम में पश्चिम बंगाल तमिलनाडु की तुलना में हिंदू एक वोट बैंक बन चुका है। असम में हिंदू वोट बैंक बन चुका है। इसीलिए आप कह सकते हैं अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी का, चूंकि वो वहां पर कह सकते हैं आप, जो एक अम्ब्रेला है, ठीक है, जिसमें BPF है, UPPL है, तो ये असम गण परिषद है, एक मतलब फॉर्मिडेबल आप कह सकते हैं एक कोलिशन है बीजेपी का, जिस कारण से हिंदुओं का 70 से 80% वोट बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। बीजेपी के पक्ष में लगभग असम में पूरे हिंदू समाज का 70 से 75% वोट बीजेपी को मिला पिछली बार। इसीलिए आप एक चीज देखिए, आप वोट परसेंटेज बीजेपी का और कांग्रेस का असम में बराबर है, बराबर वोट मिला है बीजेपी को और कांग्रेस को, लेकिन फिर भी सीटें बीजेपी को ज्यादा मिली। क्यों? कारण क्या है?
इसलिए कि मुसलमानों की आबादी जहां है वहां संगठित है, हिंदुओं की आबादी जहां है वहां संगठित है। तो यह फैक्टर रहा, इसलिए बराबर वोट आने के बावजूद बीजेपी वहां ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। मतलब असम में हिंदू एक वोट बैंक बन चुका है। तो यह संख्या बल का भ्रम, मित्रों, संख्या बल का भ्रम मैं बताऊं आपको। वोट बैंक एक और उदाहरण समझना पड़ेगा मित्रों आपको कि दीपू चंद्र दास, या उदाहरण ले लीजिए हिंदुस्तान के अंदर भी, ये तो बांग्लादेश की घटना है मित्रों, चूंकि मैंने उदाहरण दिया अयतुल्ला खामनेई का, इसलिए उदाहरण दिया बांग्लादेश का भी। लेकिन भारत में भी देखिए आप, जहां कहीं भी ऐसे, अगर मान लीजिए कोई दीपू चंद्र दास जो कि दलित था, ठीक है, उसकी हत्या किसी ओबीसी ने कर दी होती, उसकी हत्या अगर किसी सवर्ण ने कर दी होती, चाहे बात व्यक्तिगत दुश्मनी में हुई क्यों ना हो, व्यक्तिगत दुश्मनी में ही क्यों ना हो, वो कोई जातीय कुंठा से ग्रस्त व्यक्ति का कारनामा नहीं रहा हो, तब भी यदि किसी अन्य जाति के व्यक्ति ने दीपू चंद्र दास के साथ ऐसा व्यवहार किया होता, तो फिर प्रतिक्रिया क्या होती, ये बताइए। उस जाति के खिलाफ फतवा जारी हो जाता। मतलब भारत में चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, देश का कोई भी राज्य हो, यहां जाति वोट बैंक है, जाति वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक नहीं है, मुसलमान वोट बैंक है। इसलिए चाहे तमिलनाडु हो, चाहे असम हो, चाहे वो असम में, चूंकि असम में मैं दोहरा रहा हूं, असम में चूंकि मुसलमानों की 34% आबादी के खिलाफ हिंदू भी एक वोट बैंक बनने का प्रयास कर रहा है, हद तक सफल भी हुआ है। इसी का परिणाम है कि असम में बदरुद्दीन अजमल से कांग्रेस को गठबंधन तोड़ने को बाध्य होना पड़ा। कांग्रेस डरी हुई है कि अगर बदरुद्दीन के साथ हमने गठबंधन किया तो हमें हिंदुओं का वोट जन्म जन्मांतर तक नहीं मिलेगा। तो यह काम असम के लोगों ने किया कि असम के लोगों के हिंदुओं का खौफ कांग्रेस के अंदर आया। मतलब असम में हिंदू वोट बैंक बनने की तरफ अग्रसर है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। पश्चिम बंगाल में मैंने बताया ना, 70% दलित, 54% आदिवासी, 52% ओबीसी और 39% सवर्ण जातियां मिलकर भी ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने में सक्षम नहीं है। इसलिए नहीं है कि वहां पर जो 27% मुसलमान वोटरों का 90% वोट ममता बनर्जी को मिलता है। तो वोट बैंक की लड़ाई है, यह संख्या बल की लड़ाई नहीं है। आप कई मित्र ऐसा कहते हैं कि भाई भारत में हिंदुओं की आबादी 80% है, तो सरकार तो हिंदुओं की ही बनेगी। नहीं, 80% होने से सरकार आपकी नहीं बनेगी। ऐसा सरकार नहीं बनेगा जो आपका सम्मान कर सके। आज जितनी गालियां तमिलनाडु में हिंदुत्व सनातन को दिया जा रहा है, 88% आबादी होने के बावजूद है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो तमिलनाडु के अंदर किसी वन्नियार को जाति का नाम लेकर गाली दे सके? नहीं दे सकता। गोंडर वेल्लार जाति को कोई जाति का नाम लेके गाली दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। थेवर जाति को एमके स्टालिन गाली दे सकते हैं? नहीं दे सकते। न थेवर को दे सकते हैं, न गोंडर वेल्लार को दे सकते हैं, न वन्नियार को दे सकते हैं। किसी भी जाति को औकात नहीं है एमके स्टालिन और उनके पुत्र को, उदयनिधि स्टालिन को, कि वो किसी भी जाति का नाम लेकर किसी को अपमानित करें, लेकिन हिंदुत्व का नाम लेकर हिंदुओं को अपमानित कर सकते हैं। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। किसी मुदलियार का नाम लेकर अगर एमके स्टालिन कभी किसी को अपमानित कर सकते हो? नहीं कर सकते। केरल के अंदर किसी इजावा का नाम लेकर इजावा का विरोध करते हुए कोई गाली दे सकता है क्या? अपमानित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल के अंदर कोई अगर मतुआ को गाली देता है अगर, और वो जाति गाली देने वाला अगर हिंदू है, तो देख लीजिए मतुआ क्या करता है। लेकिन जब बात, क्योंकि इसलिए कि मतुआ वोट बैंक है, तो लड़ाई किससे होती है?
लड़ाई होती है मथुआ का 5% वोट या 10% वोट, जिस विधानसभा सीट में अलग अलग है, कहीं कहीं 30% वोट है अलग अलग विधानसभा सीट पर मथुआ का। तो 30% अगर मथुआ का वोट है और उसकी लड़ाई हो रही है 40% मुस्लिम वोट बैंक से, तो मथुआ वहां हारता है। इसलिए हारता है कि मथुआ को किसी यदुवंशी और किसी मंडल का समर्थन नहीं मिलता वहां, किसी भूइया का समर्थन नहीं मिलता वहां, किसी राजवंशी का समर्थन नहीं मिलता वहां मथुआ को। तो यह है वोट बैंक का फेर। आप भारत के विभिन्न कोनों में जाइए मित्रों, विभिन्न कोनों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाइए आप, कहीं भी आप प्रायः अधिकतर राजनीतिक दलों में किसी को चंदन करते हुए नहीं देखेंगे। आप सार्वजनिक कार्यक्रम में चंदन करके कोई गया हो, प्रायः नहीं देखेंगे आप। इसलिए कि जिससे कि एक समुदाय विशेष के जो उनके समर्थक है, विशेषकर चुनाव के दिनों में, नाराज ना हो जाए, उन्हें गलत ना समझ लें। लेकिन टोपी पहनने के लिए सभी लोग, अभी इफ्तार का सीजन चल रहा है, टोपी पहनने के लिए लाइन लगी हुई है, इफ्तार देने का लाइन लगा हुआ है, सच है ना। तो यह होती है वोट बैंक की ताकत। तो इसीलिए इस चुनाव का परिणाम भी निर्भर करेगा वोट बैंक की ताकत पर मित्रों, वोट बैंक की ताकत पर। एमके स्टालिन के लिए 88% हिंदुओं की कोई औकात नहीं है। ऐसे ही बिच्छू माने कोरोना से तुलना होती रहेगी, हैजा मलेरिया से तुलना होती रहेगी हिंदुत्व का सनातन धर्म का, ठीक है। वहां महत्व किसको मिलना है? महत्व मिलना है जाति के कारण मिलना है, वीसीके का, क्योंकि वो वोट बैंक है मित्रों। महत्व मिलना है किसको? सीपीआई सीपीएम को, इसलिए क्योंकि उसके पास संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। उसमें भी जिसका ट्रेड यूनियन संगठित क्षेत्र के मजदूरों का होगा, उसको ज्यादा महत्व मिलेगा मित्रों। संगठित क्षेत्र और असंगठित, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मित्रों। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जैसे हम कहते हैं ना कि ट्रेड यूनियन की जब बात होती है तो वो यूनियन सरकार से या प्रबंधन से अपनी मांगे मनवा पाने में ज्यादा सफल होती है जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, संगठित क्षेत्र में है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जैसे रिक्शा वालों का संगठन, उनकी मांगे कौन सुनता है? नहीं सुनता है। तो ये डिफरेंस है। तो हिंदुओं की आबादी भले ही तमिलनाडु में 88% हो, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड है। जिसकी आबादी 6% है, जिस जाति की आबादी 3% है, उस जाति का वोट बैंक है। लेकिन असम में हिंदुओं ने वोट बैंक बनाया। उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे मित्रों, उत्तर प्रदेश में अब थोड़ा सा आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कुछ हद तक हिंदू वोट बैंक बनना तैयार हुआ है। मतलब वो वोटर्स जो उम्मीदवार की जाति नहीं देखते हैं, उसका एसोसिएशन देखते हैं कि किस खेमे से है वो सेकुलर खेमे से है या फिर हिंदुवादी खेमे से है या नेशनलिस्ट खेमा है, कौन सा खेमा है उसका, इसको देखते हैं। जाति, किस जाति का उम्मीदवार है, कहां का रहने वाला है, ये नहीं देखता, ये नहीं पूछता। लेकिन 90% आज भी जिसको संख्या बल का गुमान है कि हम 80% हैं, कहीं 88% हैं, कहीं 85% हैं, हमारा क्या होने वाला है? तो कई उदाहरण है मित्रों। 85% वाला एक विधायक भी नहीं जीता पाता, और 15% वाला यदि संगठित है तो उसके दर्जनों विधायक होते हैं, दर्जनों सांसद होते हैं, और उसी का मुख्यमंत्री बनता है। तो ये चीजें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। तो संगठन हर वक्त बड़ा होना चाहिए। आपका संगठन जितना मजबूत होगा उतना ताकतवर होता है। आज कहा जाता है ना, अमेरिका में क्या है, अमेरिका फर्स्ट।
मतलब अमेरिका में भी श्वेत अश्वेत का विवाद है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का विवाद है, लेकिन क्या वो विवाद अमेरिका की विदेश नीति पे कभी हावी होता है क्या? नहीं होता। लेकिन भारत में, भारत की घरेलू ही नहीं बल्कि विदेश नीति में भी भारत की आंतरिक राजनीति, भारत के वोट बैंक की राजनीति उसको प्रभावित करती है। और वोट बैंक की राजनीति का मतलब आप जानते हैं, वोट बैंक की राजनीति का मतलब होता है संगठन, संगठित। तो आज के लिए इतना ही। नवरात्रा के पहले दिन आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।